हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कुछ समय हो गया जब हम लोगों ने अपनी सारे डिस्कशंस किए थे। सो आई थॉट कि एक डिस्कशन आज आपके साथ स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन किस तरह से फंक्शन करता है, इंडियन इकोनॉमी में किस तरह से इसने अपना रोल प्ले किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस आए। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग जैसे जानते होंगे, जो हमारे कंट्री में जो लोग हैं जो 70s तक बॉर्न हुए हैं, उन्हें अपने बचपन में याद होगा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। वही एक दो प्रोडक्ट्स थे जो मिला करते थे, उसका एक कॉम्पिटिटर होता था, एक मेन प्रोडक्ट होता था। तो बाई एंड लार्ज यही सब चीज़ें चला करती थी, मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे। कार्स की बात करें तो फिएट और एम्बेसडर दो ही कार हुआ करती थी। स्कूटर्स की बात करें तो एक एलएमएल होता था, एक बजाज का होता था। मतलब हर प्रोडक्ट सिर्फ दो ही दो, कोई चॉइसेस नहीं हुआ करती थी मार्केट के अंदर। और फॉरेन से जो प्रोडक्ट्स इंडिया आते थे वो प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा महंगे हुआ करते थे क्योंकि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती थी, कस्टम्स ड्यूटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, 300-400% तक होती थी। लेकिन आज अगर हम देखें, 1991 के बाद जो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन हुआ स्टार्ट, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आज प्रोडक्ट्स की भरमार है। मल्टी ब्रांड हो चुका है सारा काम, इतने ब्रांड्स अवेलेबल हैं। किसी भी सेक्टर को देख लीजिए, गारमेंट्स को देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, हर चीज़ में मल्टी ब्रांड्स हैं। कस्टमर के पास चॉइस है, वो क्या लेना चाहता है, कैसे लेना चाहता है। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये सब कुछ हुआ कैसे, आफ्टर ऑल ये क्या चीज़ें थी जो एकदम इतना ज़बरदस्त बदलाव आया है हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी सोसाइटी में। तो आज हम सिर्फ उसको देखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि ये बताया कि अभी ग्लोबलाइजेशन, तो ये ग्लोबलाइजेशन जैसा कि अब देखा हमने, अभी बहुत समय से हम इसको देख रहे हैं कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर पाया। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ विद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस से। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो कंपनियां होती हैं जो कि मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करती हैं। वो कई कंपनीज तो मोर देन 100 कंट्रीज़ में भी ऑपरेट करती हैं। बहुत कंट्रीज़ में इनकी प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं, कोई एक या दो कंट्रीज़ में नहीं होता है, मल्टी लेवल पर ये सारे के सारे काम इनके चलते हैं और उसी तरह से ये लोग आगे ऑपरेट कर पाते हैं क्योंकि इनके पास एक बहुत वास्ट फंड्स होते हैं जो ये लोग एक दूसरे से प्रोडक्शन फैसिलिटी को इंटीग्रेट करते हैं दोनों कई कंट्रीज़ के बीच में। तो ये सब इंटीग्रेट हो जाता है, उनकी कॉस्ट्स और उनकी प्रोडक्शंस भी कम होती हैं। इंडिया में जो मटेरियल मिल रहा है ज़्यादातर चाइना में प्रोड्यूस हो रहा है। चाइना एक बहुत बड़ा हब निकल के आया है इकोनॉमिकल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के लिए। तो साउथ एशिया का मार्केट या एशियन मार्केट्स जो हैं वो चाइना से कैटर हो जाते हैं। अफ्रीका में हर जगह लो कॉस्ट्स इन्वॉल्व हैं, अफ्रीका में हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका में भी, साउथ अमेरिका के अंदर भी इनके पास इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। तो कई जगहों पर प्रोडक्शन प्लांट्स हैं और वहीं से नियर बाई मार्केट्स में ये लोग बेच पाते हैं। इसी तरह से सोर्सिंग भी इनका ऐसे ही रहता है। सोर्सिंग भी ये लोग उन कंट्रीज़ में ज़्यादा करते हैं जहाँ से इनको सबसे इकोनॉमिकल मिलता है। प्रोडक्शन फैसिलिटी ये वहाँ पर बना लेते हैं जहाँ पर इनको सबसे इकोनॉमिकल लेबर मिलती है। इनका स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर जो भी इनको रिक्वायर्ड क्राइटेरिया होता है वो पूरा कर लेते हैं। तो उस तरीके से ये सारा का सारा अपना फैसिलिटीज़ आगे निकाल के चल पाते हैं। फिर हमने इसमें देखा कि इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि कॉस्टिंग्स कम रख पाते हैं। भाई जहाँ पे सबसे सस्ता मिल रहा है पूरी ग्लोब में, आप वहाँ से ले लेते हैं। जहाँ सबसे सस्ता बन रहा है वहाँ पर आपने बनवा लिया। जहाँ पे इनको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलते हैं वहाँ बेच देते हैं, नियर बाई मार्केट्स वगैरह में भी बेच देते हैं। इस तरह से इन्होंने इकोनॉमीज जो दूसरे कंट्रीज की हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया है, जो हम देख रहे हैं। सो द इंटीग्रेशन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस विद दिस। तो जब आपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज इंटीग्रेट करी तो एक ग्लोबल फिनोमिना बना। ग्लोबल फिनोमिना मींस कि अब कोई बाउंड्रीज नहीं रह गई। एक ही प्रोडक्ट जो एक कंट्री में बन रहा है वो 4 कंट्रीज में या 5 कंट्रीज में या 10 कंट्रीज में बिक रहा है। हो सकता है 50 कंट्रीज में भी बिक जाए, कोई लिमिट नहीं है। जो प्रोडक्शन फैसिलिटी आपके यहाँ चल रही है, जैसे चाइना में चल रही है, हो सकता है उसका रॉ मटेरियल इंडिया से भी जा रहा हो। तो रॉ मटेरियल इंडिया से जा रहा है, प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है और बिक कहीं और रहा है। ये फिनोमिना ग्लोबल फिनोमिना है। ये फिनोमिना जो है ये ग्लोबलाइजेशन है।
तो हमने वैसे देखा कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो बहुत समय तक हमारे यहाँ एक एरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म चला था। हम लोगों ने अलाउ ही नहीं करा, हम लोगों ने बहुत टैरिफ्स लगा के रखे थे, बैरियर्स क्रिएट करके रखे थे। वो बैरियर्स और टैरिफ क्यों थे? वो बैरियर्स और टैरिफ सिर्फ इसलिए थे कि ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करी जा सके। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो हमारी प्रोटेक्ट हुई, एक पर्टिकुलर सस्टेनेबल लिमिट तक आई, उसके बाद फिर वो आगे इंक्रीज करी, फिर हमने उसको खोला। हम इसको भी अभी और डिटेल में लेकर के चलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज का और कॉर्पोरेशंस का ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, ये मल्टी लेवल पर काम करते हैं। ये इतने लेवल पर काम होता है इनके पास कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। आज की तारीख में बहुत सी ऐसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं जिनके अपने टर्नओवर जो हैं, जो उनकी अपनी नेटवर्थ है, वो कई डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा है। एप्पल, जिसके ये आईफोन्स और लैपटॉप्स आप देखते हैं, इसकी खुद की जो वर्थ है दैट इज मोर देन $3 ट्रिलियन। और इंडिया जो इतना बड़ा डेवलपिंग कंट्री है, इतनी बड़ी वास्ट इकोनॉमी है, तो हमारी इकोनॉमी का साइज अभी 2.7 या 2.8 ट्रिलियन डॉलर पर है। तो इंडिया की इकोनॉमी एप्पल की वर्थ से कम है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर इंडिया कंपीट नहीं कर पा रहा है अभी एप्पल के आगे, तो अफ्रीका के तो कितने कंट्रीज ऐसे होंगे जो कि इनके सामने मिल करके भी नहीं टिक पाएंगे। तो सच इज दी volume of business that they have and such is the value that these companies have. जब भी कभी ये मल्टीनेशनल कंपनीज किसी में कंट्रीज में आते हैं, हमने देखा है कि ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो इनके ऑपरेट करने के भी कुछ लिमिटेड तरीके होते हैं जो ये काम करते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि ये किसी भी कंट्री में अंदर जाते हैं, वहां पे अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सारा इन्वेस्टमेंट मीन्स ये वहाँ पे पहले लैंड लेते हैं, फिर अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं, फिर प्लांट मशीनरी लेते हैं, लेबर लेते हैं, उसके बाद दे स्टार्ट द प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड द सेल्स एक्टिविटी। इसमें थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। मीन्स गवर्नमेंट से आपको अलग अलग जगह जाके परमिशंस लेनी है, फिर ये प्लांट सेटअप करना है, प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट करनी है, देन सेल करनी है, तो बहुत टाइम लग जाता है इस चीज़ में करने के लिए। इसके अलावा दूसरा भी एक रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या होता है कि ये किसी एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी के साथ अपना टाई अप कर लेते हैं और उसके प्रोडक्शन फैसिलिटी को यूज करते हुए अपना काम आगे निकालते हैं। उस कंपनी को क्या फायदा होता है? जो लोकल प्रोडक्शन कंपनी होती है उसको एक साथ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है पैसे के तौर पे, और टेक्नोलॉजी मिल जाती है, क्योंकि फॉरेन से आती है तो टेक्नोलॉजीज अपने साथ लेती हुई आती है। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरह से आकर के भी काम करते हैं, टाई अप्स लगा के करते हैं। फोर्ड मोटर्स ने जब इंडिया में अपना प्लांट लगाया चेन्नई के पास, तो उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ टाई अप किया। दोनों कंपनीज ने मिल करके फोर्ड मोटर्स का प्लांट अपना सेटअप करा। इसके बाद हमने देखा है कई बार क्या होता है, ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं, ये इंडिया आने के बाद इंडिया की लोकल कंपनी को ही परचेस कर लेते हैं और उनको एक जमा जमाया सेटअप मिल जाता है। इंडिया में नहीं है, किसी भी कंट्री में पॉसिबल है, जहाँ के लोकल यूनिट्स को परचेस कर लेते हैं। कारगिल फूड्स एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, एडिबल ऑयल्स बनाते हैं। इंडिया में भी नेचर फ्रेश के नाम से इनका काम चलता है। जब ये इंडिया में आए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लोकल प्रोड्यूसर था, परक फूड्स करके, गुजरात में उनके बहुत बड़े प्लांट्स थे। इन्होंने उनको ही एक्वायर कर लिया और इतना पैसा एक साथ उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया वहां पर कि जो परक फूड्स के 4 प्लांट्स चल रहे थे उसको मॉडर्नाइज और अपग्रेड करा, और उसके बाद उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बैठे बैठे सारे काम हो गए। ये दूसरा तरीका हो जाता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या तो कोलैबोरेशन या सीधा आउटराइट। इसके अलावा भी एक और तरीका है जो कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जिसमें काम करती हैं, वो तीसरा तरीका होता है कि आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग कराने का मतलब कि आप किसी भी अपनी लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटी को कह देते हैं कि भाई आपकी जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, ये सारी की सारी प्रोडक्शन आपको एक मुश्त आप हमको दे दें, फिर ये लोग आगे अपना उसके ऊपर ब्रांड का लेबल लगा के बेच देते हैं। ये आउटसोर्सिंग का काम जो है, ये आजकल काफ़ी प्रिविलेंट है। एक आउटराइट परचेज हो जाती है, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, जैसे परक फूड्स का हुआ, और एक ही आउटसोर्सिंग का भी है। बड़े बड़े ब्रांड्स अपना सामान किसी एक छोटी एंसिलरी यूनिट से बनवा लेते हैं और उसके ऊपर अपना लेबल लगा के आगे बेच देते हैं। इससे
उस छोटी यूनिट को ये फ़ायदा हो जाता है कि जितना उसका प्रोडक्शन है वो आउटराइट बिक जाता है, उसको कहीं मार्केटिंग करने की और सेल्स करने की और कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ना उसके पास कोई प्रोडक्शन होल्ड होती है, ना उसको वेयर हाउस की ज़रूरत है। जितना मटेरियल बनता है, सुबह बनता है, शाम तक जितना बना वो उठा करके वो भिजवा देता है और वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के वेयर हाउस में चला जाता है, वहाँ से वो अपनी टैगिंग कर देते हैं और आगे निकाल देते हैं। सारा हेडेक उनका हो जाता है, इनको बैठे बैठे सारा सेल हो जाता है। तो ये भी एक उनका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इस तरह से जैसे हमने देखा कि ये सारे के सारे जो है ना अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देते हैं। इसका एक एडवांटेज भी है, ये क्या क्रिएट करते हैं, इसका फॉरेन ट्रेड जो हो रहा है इसका क्या है कि अगर फॉरेन की कंपनीज इंडिया आ रही हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारी कंपनीज भी तो फॉरेन जा रही हैं। इंडिया की भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि मल्टीनेशनल बन गई। हमारी टाटा मोटर्स बन गई जिसने जैगवार जैसी कंपनी को खरीद लिया। हमारी रैनबैक्सी है, इतना बड़ा फार्मास्यूटिकल जाइंट है, वो भी चला गया। इन्फोसिस, विप्रो, ये लोग भी बड़े बड़े कंपनीज में जाकर कंट्रीज में जाकर के अपना काम कर लेते हैं। तो इंडिया को भी एडवांटेज मिला है। मैन्युफैक्चरर का एक एडवांटेज है कि उसको बहुत जगहों पर प्रोडक्शन फैसिलिटी है, बहुत जगहों से वो सोर्सिंग कर सकता है, बेच सकता है। इट्स इवन डोमेस्टिक के अंदर, डोमेस्टिक फैक्टर में हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है कि हम देखते हैं कि बाहर की बहुत सी कंपनीज को यहाँ पे सामान हमको मिल रहे हैं। हमारे पास जो प्रोडक्शन जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब हमारे को मटेरियल मिलता है। यहाँ पे हम लोगों के पास एक चॉइस हो जाती है, एक बहुत वाइड वैरायटी की चॉइस हो जाती है जो कि हम देखते हैं और अपने ब्रांड को खरीद सकते हैं उसके साथ। पहले लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते थे, आज प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं हमारे पास मार्केट में। पहले जैसा कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ये डिस्कस करा था कि पहले दो तरह के ही कार्स या स्कूटर्स मिलते थे। आज आप देख लीजिए कितने सारे कार्स और कितने सारे स्कूटर्स और ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स अवेलेबल हैं। तो यही एडवांटेज होता है ग्लोबलाइजेशन का। कॉस्ट्स कम होती हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हो जाते हैं, कस्टमर के पास एक बहुत वैरायटी ऑफ चॉइस होती है। कैसा लग रहा है ये आपको डिस्कशन? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई फीडबैक्स मुझे भेजें कि आपको क्या और चीज़ चाहिए तो मैं इसको इनकॉर्पोरेट कर सकूं। तो आज का सेशन फ्रेंड्स मैं यहीं ख़त्म करूंगा। अगले सेशन में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा इसको फर्दर आगे ले जाते समय कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के प्रोसेस WTO के साथ। टिल देन एंजॉय, राइट, बाय बाय।